हेलो दोस्तों, टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज के माध्यम से हम प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 यूनिट को 20 वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 6 की पार्ट 2 की, यानी कि भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 की हम जो 25 प्रश्न है उसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियोज अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख लीजिए, आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये उपयोगी साबित हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न से। निम्नलिखित का मिलान करें मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र 2024-25। अब इसमें एक तरफ कॉलम दिया है, इसमें शहर और जिला दिया है। कॉलम बी में औद्योगिक क्षेत्रीय जो इलाका है वो दिया है। ग्वालियर, लालबाग, मंदसौर, मवाई, मुरैना, मोहाना, धार, तेमली, कंकड़। अब इसमें से आपको सही मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प आपका क्या होगा। देखिए ग्वालियर जो है, ग्वालियर का सही मिलान क्या है? ग्वालियर का सही मिलान होगा आपका ए का सी, यानी कि ग्वालियर मोहना। दूसरा आपका क्या है? दूसरा मंदसौर, मंदसौर का सही मिलान होगा आपका तेमली, कंकड़। और मुरैना, मुरैना का सही होगा आपका मवाई। और इस तरह से आपका धार जो है वो होगा लालबाग। तो इस तरह से आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प ए होगा। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसमें ग्वालियर का नया औद्योगिक क्षेत्र क्या है? मोहना है। मंदसौर का स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र क्या है? सेमली, कंकड़ है। मुरैना का औद्योगिक क्षेत्र क्या है? मवाई है। और धार का औद्योगिक क्षेत्र लालबाग है। तो इस तरह से सही विकल्प आपका विकल्प ए होगा। अगला है मध्य प्रदेश में एमएसएमईज को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम सपोर्ट किया जाता है? विकल्प ए उद्यम क्रांति योजना, विकल्प बी आरएएमपी प्रोग्राम, विकल्प सी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 या विकल्प डी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प आपका बी, आरएएमपी प्रोग्राम, रैम्प प्रोग्राम। अब रैम्प यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस इसका फुल फॉर्म है। और इसका फोकस किस पर है? तो मार्केट एक्सेस, क्रेडिट, गवर्नेंस, देरी से पेमेंट और ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर इसका फोकस है। और मध्य प्रदेश की एसआरपीसी यानी स्टेट रैम्प प्रोग्राम कमेटी सितंबर 2022 में बनी थी। तो सभी फैक्ट्स को आप जल्दी से रिवाइज कर लें, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में किस उत्सव ने मध्य प्रदेश के कृषि ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा दिया? बाजरा महोत्सव, केला हल्दी महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव या किसान उत्सव? तो सही जवाब क्या है? विकल्प बी, केला हल्दी महोत्सव। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए फरवरी 2024 में बुरहानपुर में ये आयोजित हुआ था। ये फैक्ट याद रखना है। केला हल्दी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? फरवरी 2024 में बुरहानपुर में। राज्य के कृषि ओडीओपी उत्पादों पर केंद्रित था। तो किस पर केंद्रित था ये भी याद रखेंगे। खरीदारों का काफी ध्यान इसने आकर्षित किया था। ब्रांडिंग, मार्केट में पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ साथ ओडीओपी कृषि में बुरहानपुर की पहचान को भी मजबूत किया। तो केला और हल्दी महोत्सव फरवरी 2024 बुरहानपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के 4 मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? नहीं जहां पर होगा हमेशा ध्यान रखेंगे। विकल्प ए भौतिक बुनियादी ढांचा, विकल्प बी सुशासन, विकल्प सी सांस्कृतिक संरक्षण या विकल्प डी स्वास्थ्य और शिक्षा। तो देखिए यहां पर ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो सी विकल्प आपका सही होगा, सांस्कृतिक संरक्षण। देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो जिसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाए और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? तो ये 4 स्तंभ हैं। भौतिक बुनियादी ढांचा भी है उसमें, सुशासन भी है, स्वास्थ्य और शिक्षा भी है और आर्थिक औद्योगिक विकास है। तो इस तरह से सांस्कृतिक संरक्षण नहीं होगा। अगला प्रश्न है ओडीओपी पहल के तहत सैंडस्टोन टाइल्स और टेक्सटाइल्स से कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? अब विकल्प यहां पर आपको दिए हुए हैं। ए मुरैना, बी ग्वालियर, सी शिवपुरी या डी भिंड। तो इसका सही जवाब क्या है? ओडीओपी पहल के तहत सैंड स्टोन टाइल्स और टेक्सटाइल्स से जुड़ा हुआ जिला आपका कौन सा है? ग्वालियर। बी विकल्प आपका सही होगा। देखिए ग्वालियर जो जिला है वो सैंड स्टोन टाइल्स और टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है और पत्थर के उत्पादों का यहाँ पर निर्माण होता है और उसका निर्यात भी यहाँ से होता है। ओडीओपी जो योजना है उसमें जिले के विशिष्ट विशेषज्ञता वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है। वैल्यू एडिशन और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने का ये काम करता है। अगला है मऊगंज ने आधिकारिक तौर पर किस फसल को प्रसंस्करण और निर्यात के लिए अपना मुख्य ओडीओपी घोषित किया है? किस जिले की बात हो रही है? मऊगंज की। तो इसका बांस, टमाटर, पान का पत्ता या आंवला? तो सही जवाब होगा टमाटर। मऊगंज में टमाटर का प्रोडक्शन होता है और मऊगंज जो जिला है वो रीवा से ही कटकर बना है। मध्य प्रदेश में रीवा से अलग होकर बनाया गया नया डिस्ट्रिक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उसके फ्रेमवर्क के तहत मऊगंज ने टमाटर को अपनी मुख्य फसल के रूप में पहचाना है। और इस क्षेत्र में टमाटर से बनने वाले जैसे केचप हो गए, इसके अलावा जो डिहाइड्रेटेड उत्पाद हो गए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए ये काफी उपयुक्त जगह है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर
टमाटर का प्रोडक्शन होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि अगर आप अपनी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रीलिम्स की तैयारी को और धार दें तो हमारे इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए ये प्रैक्टिस बैच है। एमपीपीसीएस जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उसको फोकस में रखते हुए ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा से, ऑनलाइन मोड में आप इंदौर क्लासरूम से लाइव कक्षाएं आपको मिलेंगी। तो दोनों ही माध्यम आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर विशेषता क्या है, तो कोर्स की अवधि 70 दिन की है। 70 दिन में प्री ओरिएंटेड पूरी तरह से यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जाएगा। इकाई 1 से लेकर 10 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। साथ साथ नए पैटर्न के अनुसार जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको कैसे हल किया जाए, उसके मेथड पर किस तरह से उसको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की जाए, उस पर सारा चीजें केंद्रित होगा। पीवाईक्यू के रुझान पर आधारित अभ्यास होगा। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारा नंबर 8750187501 इस पर आप कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से एक फॉर्म डाउनलोड होगा। उस फॉर्म में कुछ चीजें, बेसिक चीजें आप भरेंगे तो वहां से अपनी सीट भी सुनिश्चित कर सकते हैं। या आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच तक पहुंचेंगे और इस कोर्स की डिटेल भी आपको मिलेगी। वहां से इस कोर्स को अगर आप लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं। फिर भी 8750187501 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए किसी भी दुविधा की स्थिति में। अगला प्रश्न है, किस जिले का हस्त निर्मित कालीन अब ओडीओपी के तहत निर्यात किया जा रहा है? विकल्प है ए सीधी, बी सिंगरौली, सी श्योपुर या डी मुरैना। तो सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ए सीधी। देखिए, यहीं का हस्त निर्मित कालीन हाथ से बनाया जाता है और मध्य प्रदेश का सीधी जिला इसके लिए प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कालीन के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत ये कालीनों को बड़े बाजारों के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसकी ब्रांडिंग, इसकी क्वालिटी और साथ साथ कैसे सुधार हो, उसमें बाजार तक पहुंच कैसे हो, इन चीजों को समर्थन मिलता है। तो ये कालीन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो सीधी जिला जो है इसके लिए आप याद रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किस विभाग द्वारा किया जाता है? विकल्प उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या वाणिज्य विभाग। तो सही जवाब क्या है? विकल्प आपका बी सही होगा, एमएसएमई विभाग के द्वारा किया जाता है। ओडीओपी को मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई विभाग द्वारा ही लागू किया जाता है। यानी कि हर जिले की जो विशिष्टता वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है इसका लक्ष्य है। रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाना ये इसका टारगेट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित अगर आप देखेंगे इसका उल्लेख है, उसमें डीपीआईआईटी और निर्यात संवर्धन निकायों के साथ ये मिलकर काम करता है। आगे है, बालाघाट चिन्नौर चावल, इसको किस वर्ष में जीआई टैग प्राप्त हुआ था? वर्ष 2018, 2021, 2023 या 2015। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है विकल्प बी, वर्ष 2021 में बालाघाट चिन्नौर चावल जो अपनी विशेष खुशबू के लिए जाना जाता है उसको जीआई टैग जो है वो मिला था। और चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का पहला कृषि जीआई टैग माना जाता है। यह भी याद रखिएगा, जिसको कि बालाघाट जिले से जिसका संबंध है। यह चावल अपनी विशेष सुगंध और पकने के बाद कोमलता के लिए जाना जाता है। इसे 2021 में आधिकारिक मान्यता मिली। अगला है, इंदौर के चमड़े के खिलौने की विशेषता क्या है जिसके कारण इसे जीआई टैग मिला था? पहला है धातु का उपयोग, बी है वास्तविक जानवरों की खाल जैसी बनावट और हस्तशिल्प, सी है मशीन से बना होना और डी है रसायनों का अधिक प्रयोग। सही जवाब है आपका विकल्प बी, वास्तविक जानवरों की खाल जैसी बनावट और हस्तशिल्प। ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जानवरों के ढांचे पर, इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये इसके लिए जाने जाते हैं। और इंदौर के चमड़े के खिलौने अपने सजीव बनावट के लिए ही प्रसिद्ध हैं। तो सीधे तौर पर आपको इसको याद रखना है कि ये शिल्पी क्या करते हैं, जानवरों के ढांचे पर चमड़े को इस तरह से उसका आवरण चढ़ाते हैं कि बिल्कुल वो वास्तविक लगते हैं। और हस्तशिल्प श्रेणी में मध्य प्रदेश के गौरव के रूप में भी इसको जाना जाता है। स्थानीय कारीगर इसमें काफी सूक्ष्म कौशल और कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। अगला है, सुंदरजा आम और शरबती गेहूं को क्रमशः किन जिलों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? विकल्प ए रीवा और मुरैना, विकल्प बी बालाघाट और सीहोर, विकल्प सी है रीवा सीहोर विदिशा या विकल्प डी है जबलपुर और रीवा। तो देखिए इसका सही जवाब है विकल्प सी, रीवा सीहोर विदिशा। सुंदरजा आम की जहां तक बात है तो ये रीवा जिले का प्रसिद्ध फल है जो कि अपनी मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। शरबती गेहूं की बात करें तो मुख्य रूप से सीहोर और विदिशा जिलों के क्षेत्र से यह संबंधित है। इसकी चमक के कारण इसको सोना भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और ये श्रेणी दोनों ही उत्पाद कृषि एग्रीकल्चर श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 के दौरान पेटेंट फाइलिंग की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प 194 से बढ़कर 441, 62 से 646, 194 से 646 या 62 से 441। तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी, 194 से 646, यानी कि
2018-19 में मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग कितनी थी? 194 थी और वर्ष 2022-23 में बढ़कर ये कितनी हो गई? 646 हो गई। प्रतिशत में अगर वृद्धि की बात करेंगे तो 230% से ज्यादा की ये प्रगति और वृद्धि को दर्शाता है। और ये डेटा राज्य में ये बता रहा है कि आविष्कारों के कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसका ये प्रमाण है। अगला है उत्पाद डिजाइनों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश से कुल कितनी डिजाइन फाइलिंग की गई है? विकल्प ए 62, विकल्प बी 646, विकल्प सी 441 या विकल्प डी 194। तो सही जवाब क्या है? विकल्प सी 441। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए आंकड़े वर्ष 2022-23 के दौरान ही बता रहे हैं कि जो डिजाइन फाइलिंग की संख्या थी वो 441 तक पहुंच गई थी। 2018-19 में कितनी थी? तो 62 थी केवल, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगातार इसमें इंक्रीज हुआ है, देखने को मिला है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो डिजाइन फाइलिंग जब होती है तो ये रुचि उत्पादों की विशिष्ट बनावट और बाहरी स्वरूप को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ी है, ऐसा प्रतीत होता है। अगला है कपास उत्पादकता मिशन वस्त्र मंत्रालय के किस सिद्धांत के अनुरूप शुरू किया गया है? विकल्प ए 3F सिद्धांत, विकल्प बी 5F सिद्धांत, विकल्प सी 7F सिद्धांत या विकल्प डी 10F सिद्धांत। तो सही जवाब है विकल्प बी 5F सिद्धांत होगा इसका सही जवाब। देखिए 5F सिद्धांत क्या है? फॉर्म टू फाइबर, इसके अलावा फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, इसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह अवधि कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन है, तो याद रखेंगे। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच किस कृषि संबद्ध क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 13.67% दर्ज की गई? पशुधन, तिलहन, मत्स्योद्योग या खाद्यान्न? तो देखिए यहां पर नीली क्रांति का जिक्र आएगा, मत्स्योद्योग सी इसका सही जवाब होगा। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो इसमें हुई है 13.67% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर के साथ अन्य सभी क्षेत्रों को इसने पीछे छोड़ दिया है। जैसे पशुधन 12.99% की दर से वृद्धि हुई है। तिलहन की स्थिति देखेंगे तो 1.9% की नगण्य वृद्धि के बराबर है, जो चिंता का भी विषय है। अगला है प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेती मिशन कब शुरू किया गया था? विकल्प ए 2019, विकल्प बी 2022, विकल्प सी 2024 या विकल्प डी 2025। तो सही जवाब विकल्प सी है। इसको नवंबर 2024 में 26 नवंबर 2024 को आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था ये मिशन, और इसके कार्यान्वयन के लिए 2481 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों को रसायन मुक्त खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग जिसको कहते हैं उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसका लक्ष्य है। अगला वस्त्र या टेक्सटाइल के क्षेत्र के लिए स्वीकृत पीएम मित्र पार्कों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प ए 2, बी 5, सी 7 या डी 12। तो सही जवाब होगा विकल्प सी 7। पीएम मित्र के लिए स्वीकृत पार्कों की कुल संख्या 7 होगी। पीएम मित्र क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं एपरल, इसको पीएम मित्र भी कहते हैं। इन पार्कों को मंजूरी दी गई है, संख्या 7 याद रखिएगा। वित्तीय सहायता इन पार्कों के लिए 2027-28 तक 4445 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब इससे रोजगार किन क्षेत्र में मिलेगा? तो वस्त्र क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 45 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में और भी वृद्धि देखी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना कुल कितने प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है? विकल्प ए 10 क्षेत्र, विकल्प बी 12 क्षेत्र, विकल्प सी 14 क्षेत्र या विकल्प डी 16 क्षेत्र। तो सही जवाब होगा विकल्प सी 14 क्षेत्रों को ये कवर करती है पीएलआई योजना। 14 क्षेत्रों के लिए ही ये वर्तमान में लागू है। इसमें कौन कौन से हैं? तो मुख्य तौर पर देखिए तो मोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्र, ड्रोन और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। कुल आवंटन योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ की कुल राशि आवंटित की गई है। अगला है नव्या योजना का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है? वरिष्ठ नागरिक, युवा किशोरियां, केवल किसान, विदेशी निवेशक। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी युवा किशोरियां। देखिए नव्या जिसका पूरा नाम क्या है? युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण, और ये किशोरियों को उभरते क्षेत्रों में उद्योग संबंधी जो कौशल है उसको प्रदान करने के लिए प्रदान करती है ये योजना। अब इसमें इसका उद्देश्य यह है कि रोजगार योग्यता को बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक रूप से जो किशोरियां हैं वो सशक्त हो सके। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक दर्जा एवं शक्तियां किस वर्ष प्राप्त हुई? विकल्प ए 1988, विकल्प बी 1990, विकल्प सी 1992 या विकल्प डी 1995। तो देखिए यहां पूछ रहा है कि इसको वैधानिक शक्तियां और दर्जा और शक्तियां पूछ रहा है, तो इसलिए आपका विकल्प सी होगा।
1988 में जरूर 12 अप्रैल 1988 को मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसको जो अधिनियमित हुआ, ये दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को सेबी को ये दर्जा मिला था, यानी कि इसे वैधानिक दर्जा और व्यापक शक्तियां 30 जनवरी 1992 को मिली थी। तो विकल्प आपका क्या होगा? सी होगा। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए सेबी द्वारा शेयरों को नियंत्रित करने के लिए, विकल्प बी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभ बढ़ाने के लिए, विकल्प सी है आरबीआई द्वारा बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, या विकल्प डी है एनबीएफसी द्वारा पूंजी जुटाने के लिए। तो सही जवाब विकल्प सी आपका होगा। आरबीआई द्वारा बाजार में तरलता को कंट्रोल करने के लिए ओएमओ के तहत जो है आरबीआई क्या करता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। जब उसको तरलता बढ़ानी होती है तो क्या करेगा? तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई जब तरलता नियंत्रण करना होगा तो या तो बॉन्ड बेचता है और या तो बॉन्ड को खरीद लेता है। जब वह बॉन्ड खरीदता है तो बाजार में नकदी डाल देता है, नकदी डाल देगा तो तरलता बढ़ जाएगी, और इसका ठीक उलट होगा जब तरलता घटाना होगा। मुद्रास्फीति जब मौद्रिक नीति का एक प्रत्यक्ष और प्रभावी साधन है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो आरबीआई जब बॉन्ड बेचता है तो वह बाजार से नकदी सोख लेता है, यानी तरलता कम होगी, और जब बॉन्ड को खरीदेगा तो बाजार से में नकदी डालेगा, यानी तरलता बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? विकल्प ए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा, विकल्प बी सेबी, विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक, या विकल्प डी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इसका सही जवाब है सेबी। सेबी क्या करता है? सेबी जो है म्यूचुअल फंड को विनियमित यानी रेगुलेट करने का काम करता है। तो भारत में सभी म्यूचुअल फंड्स को सेबी के पास पंजीकृत होना जरूरी है, क्योंकि सेबी ही उसको क्या करेगा? उसी के नियमों के तहत ये काम करते हैं। सेबी सुनिश्चित करेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियां यानी कि एएमसी निवेशकों को स्कीम के जोखिमों के बारे में भी जानकारी दें, बताएं वो कंपनियां, तो मतलब सेबी इसके लिए रेगुलेशन का काम करता है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान किसे आधिकारिक तौर पर G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? विकल्प ए यूरोपीय संघ, विकल्प बी अफ्रीकी संघ, विकल्प सी आसियान, या विकल्प डी ब्रिक्स। तो सही जवाब होगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ को ही 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में इसको क्या किया गया? 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ग्लोबल साउथ क्या है? तो ग्लोबल साउथ, ये कदम ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए भारत के ही प्रयास का हिस्सा माना जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आसियान देशों में से कौन सा देश भारत के साथ त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है? विकल्प ए वियतनाम और कंबोडिया, विकल्प बी म्यांमार और थाईलैंड, विकल्प सी मलेशिया और इंडोनेशिया, या विकल्प डी लाओस और फिलीपींस। तो सही जवाब आपका विकल्प बी होगा। म्यांमार और थाईलैंड जो है इसका सही जवाब है, क्योंकि यह राजमार्ग भारत मोरेह म्यांमार और थाईलैंड में शॉर्ट को जोड़ता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो उत्तर पूर्वी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से कनेक्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण लैंड लिंक है। इसमें देरी क्यों हुई? तो राजनीतिक कारणों से, कुछ राजनीतिक अस्थिरता म्यांमार में थी, इसके कारण इस परियोजना के पूरा होने में देरी हुई। एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक भौतिक आधार है, जो भारत पर्यटन को गति उस दिशा में देना चाहता है। तो उस एक्ट ईस्ट नीति के ही एक पहलू के रूप में भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप जानते हैं कि दलहन में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? पहली रैंक है। तो इसका विकल्प क्या होगा? ए सही होगा। और लगभग 30 से 32% तक 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमान में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी यहाँ पर है, तो किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है, और मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? पहला है। तो चलिए अब अंत में चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। अगर आप अपनी एमपीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जीएस की संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, विस्तृत रूप से करना चाहते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स से। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही है कि आपकी बेसिक से लेकर और संपूर्ण तैयारी, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी होगी, वो इस कोर्स के माध्यम से होगी। ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा पर आप जा सकते हैं, वहां से कर सकते हैं क्लास, और ऑनलाइन मोड में भी आप क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर आप क्लास करते हैं तो 500 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगे। 2 साल तक इसको असीमित बार देखने की आपको सुविधा मिलेंगी, जितनी बार चाहे उतनी बार इसको देख सकते हैं। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इस फीस में, जो आप इसको लेने के लिए, कोर्स को लेने के लिए देंगे, उसी फीस में ये टेस्ट सीरीज भी होगी ऑनलाइन माध्यम में। इसके अलावा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अब इस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, विस्तृत तैयारी करना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिए 8750187501 पर। लिंक एक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर भी जा सकते हैं। उस लिंक से एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, उस पर कुछ बेसिक चीजें आप भरेंगे, उस फॉर्म से अपनी सीट लॉक कर सकते हैं। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने से क्या होगा?
जो भी आपको कोर्स देखना होता है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां होती है। जैसे आप दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड किए, उस ऐप पर आप गए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर, और वहां इसकी सारी विशेषताएं, कितनी फीस देनी है आपको, क्या कैसे करना है, सारी चीजें वहां लिखी हुई मिलेंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप नंबर 8750187501 इस पर कॉल करिए, यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल इससे पहले के एपिसोड अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको भी देखिए। अपनी तैयारी को मजबूत धार देते रहिए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। नए एपिसोड कुछ जो बचे हैं उनको लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।